आज का टॉपिक है भारतीय संविधान का निर्माण एवं इसकी प्रमुख विशेषता। तो क्या है देखते हैं। भारत में संविधान सभा का गठन भारत में संविधान सभा का गठन का विचार सर्वप्रथम 1934 में वामपंथी नेता एम.एन. राय के द्वारा रखा गया था। वर्ष 1934 में ही स्वराज पार्टी द्वारा संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा गया था। 1934 में स्वराज पार्टी ने संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के निर्माण की आधिकारिक मांग के बाद 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के संविधान निर्माण हेतु वयस्क मताधिकार की बात कही थी। 1938 में नेहरू की इस मांग को ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से मान लिया और यही प्रस्ताव 1940 के अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना गया। ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1942 में क्रिप्स मिशन यानी कि स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में संविधान निर्माण हेतु भारत भेजा गया, जिसे मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। लीग द्वारा दो स्वायत्त राज्य की मांग के कारण, यानी कि क्रिप्स मिशन को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया था। वो बोल रहा था कि दो स्वायत्त राज्य चाहिए, अलग अलग। अब संविधान सभा का गठन देखेंगे। क्रिप्स मिशन के असफलता के बाद 1946 में 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन लॉर्ड पेंटिंग लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर को भारत भेजा गया। कैबिनेट मिशन के एक प्रस्ताव के द्वारा अंततः भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक बुनियादी ढांचे का प्रारूप स्वीकार कर लिया गया, जिसे संविधान सभा का नाम दिया गया। अब कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार क्या हुआ? प्रत्येक प्रांत, देशी रियासत व राज्य के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीट दी जानी थी। सामान्यतः 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट की व्यवस्था रखी गई। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य सीटों में से ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों को 296 सीट तथा देशी रियासत को 93 सीट दी गई। 296 सीटों में 292 सदस्यों का चयन ब्रिटिश भारत के गवर्नर के अधीन 296 सीट में से 292 सदस्यों का चयन ब्रिटिश भारत के गवर्नरों के अधीन 11 प्रांतों से तथा 4 का चयन दिल्ली, एक अजमेर मारवाड़, तीसरा था कुर्ग एवं ब्रिटिश बलूचिस्तान के 4 कमिश्नर के प्रांत प्रत्येक में से एक से किया जाना था। यानी कि 296 सीट में से 292 सदस्यों का चयन ब्रिटिश भारत के गवर्नर के अधीन 11 प्रांतों से तथा 4 का चयन दिल्ली, अजमेर मारवाड़, कुर्ग एवं ब्रिटिश बलूचिस्तान के 4 चीफ कमिश्नर के प्रांतों से किया जाना था। प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदायों यानी कि मुसलमान, सिख और सामान्य मुस्लिम और सिख के अलावा में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांटा जाना था। प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदायों में बांटा गया, मुसलमान, सिख और सामान्य में। प्रत्येक विधानसभा में प्रत्येक समुदाय के सदस्य द्वारा अपने प्रतिनिधियों का चुनाव एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व के तरीके के मतदान से किया जाना था। प्रत्येक विधानसभा में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों द्वारा अपने प्रतिनिधियों का चुनाव एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व के मतदान से किया जाना। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चुनाव रियासत के प्रमुखों के द्वारा किया जाना था। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चुनाव रियासतों के प्रमुखों के द्वारा किया जाना था। संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय था। संविधान सभा आंशिक रूप से
चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय था। संविधान सभा हेतु ब्रिटिश भारत के प्रांतों को आवंटित 296 सीटों के लिए जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हुए। 296 सीटों में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 सीट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 सीट, मुस्लिम लीग को 73 सीट एवं 15 सीटें अन्य छोटे समुदायों को प्राप्त हुआ। संविधान सभा हेतु ब्रिटिश भारत के प्रांतों को आवंटित 296 सीटों के लिए जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हुए। 296 सीटों में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 208, मुस्लिम लीग के 73 एवं 15 सीटें अन्य छोटे समूहों को प्राप्त हुआ। संविधान सभा भले ही प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुनी गई, फिर भी प्रत्येक समुदाय यथा हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, आंग्ल भारतीय, ईसाई, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला। महिलाएं भी इसमें शामिल थी। के संविधान सभा की कार्यविधि देखते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। प्रथम अधिवेशन में सर्वमान्य रूप से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। मुस्लिम लीग द्वारा इस बैठक का बहिष्कार किया गया। प्रथम बैठक में मुस्लिम लीग का क्या बहिष्कार किया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष एवं H.C. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया। सर B.N. राव को संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। यह भारत में हुए राष्ट्रीय आंदोलनों के प्रमुख मुद्दों के उचित सारांश के रूप में था। साथ ही इसमें संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं मूल दर्शन की स्पष्ट झलक थी। इसमें शामिल प्रमुख बातें निम्नलिखित। क्या बात है? तो अस्थायी अध्यक्ष इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी को चुना गया और संवैधानिक सलाहकार B.N. राव बने। उद्देश्य प्रस्ताव में क्या था? तो भारत एक पूर्ण संपूर्ण संपन्न गणराज्य होगा जो अपना संविधान स्वयं घोषित करेगा। उद्देश्य प्रस्ताव में बताया गया था कि भारत एक पूर्ण संप्रभु संपन्न गणराज्य होगा जो अपना संविधान स्वयं घोषित करेगा। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट में बोला था कि भारतीय संघ में ऐसे सभी क्षेत्र शामिल होंगे जो उस समय ब्रिटिश भारत में हैं या देशी रियासतों में या दोनों से बाहर ऐसे क्षेत्र हैं जो संप्रभुता संपन्न भारत में शामिल होना चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट था कि भारत के नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, पद, अवसर और कानूनों की समानता यानी कि विधि के समक्ष समानता, विचार एवं अभिव्यक्ति, विश्वास, भ्रमण, संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता होगी तथा लोक नैतिकता की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी। अल्पसंख्यकों, पिछड़ी जातियों, जनजाति क्षेत्रों के लिए अल्पसंख्यकों, पिछड़ी जातियों, जनजाति क्षेत्रों के लोगों को सुरक्षा की समुचित व्यवस्था की जाएगी। ये उद्देश्य प्रस्ताव में लिखा गया था कि अल्पसंख्यकों, पिछड़ी जातियों, जनजाति क्षेत्रों के लोगों की सुरक्षा की समुचित व्यवस्था की जाएगी। अवशिष्ट शक्तियां इकाइयों के पास रहेगी। इकाई मतलब संसद के पास रहेगी। संप्रभुता संपन्न भारत की समस्त शक्तियों एवं प्राधिकारों का अंतिम स्रोत भारत की जनता होगी। स्वतंत्र संप्रभु भारत की समस्त शक्तियों एवं प्राधिकारों का अंतिम स्रोत भारत की जनता होगी। ये उद्देश्य प्रस्ताव में लिखा गया था। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वमान्य रूप से स्वीकार किया गया और इस प्रस्ताव ने संविधान के स्वरूप व प्रस्तावना के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इस प्रकार उद्देश्य प्रस्ताव उन भावनाओं व इच्छाओं का सूचक था जिसकी उपलब्धियों के लिए भारतवासी पिछले कई वर्षों से संघर्ष कर रहे थे। यही उद्देश्य प्रस्ताव संविधान की प्रस्तावना का आधार बना और इसी ने संपूर्ण संविधान के दर्शन को मूर्त रूप प्रदान किया। अब देखिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा हुए परिवर्तन। क्या क्या परिवर्तन हुए?
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा 3 परिवर्तन हुए। प्रथम परिवर्तन क्या हुआ कि संविधान सभा को पूर्णतः संप्रभु निकाय बनाया गया, जो स्वेच्छा से कोई भी संविधान बना सकती थी। संविधान सभा को पूर्णतः संप्रभु निकाय बनाया गया, जो स्वेच्छा से कोई भी संविधान बना सकती थी। दूसरा परिवर्तन क्या हुआ कि संविधान सभा एक विधायिका भी बन गई, जिसके 2 कार्य थे। पहला कार्य क्या था? तो पहला कार्य था तो संविधान का निर्माण करना, और दूसरा कार्य था देश के लिए विधि निर्माण करना। पहला संविधान निर्माण करना और दूसरा देश के लिए विधि निर्माण करना। तीसरा का परिवर्तन क्या हुआ? मुस्लिम लीग के सदस्यों के विभाजन के उपरांत अलग हो जाने से संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 299 रह गई। अब संविधान सभा द्वारा किए गए अन्य कार्य क्या है? संविधान सभा द्वारा किए गए कार्य में राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता स्थापित या ग्रहण हुई मई 1949 में। राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता स्थापित या ग्रहण हुई मई 1949 में। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दोनों को 24 जनवरी 1950 को अपना लिया गया। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1950 को अपना लिया गया। और 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुनाव हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है कि 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिनों में संविधान सभा के कुल 11 बैठकें हुई, जिसमें संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया और इसके प्रारूप पर 114 दिन तक विचार हुआ। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। इसके बाद से 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में हुए आम चुनाव के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया। यानी कि 24 जनवरी 1950 को संविधान की अंतिम बैठक हुई और 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में हुए आम चुनाव के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में संविधान सभा काम किया और इसे अप्रैल 1952 में अंतिम रूप से संसद का अस्तित्व समाप्त हो गया। पहली निर्वाचित संसद दोनों सदनों के साथ मई 1952 में अस्तित्व में आई। अब संविधान सभा की संविधान निर्माण से संबंधित कार्य समितियां देखेंगे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे जेपी कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। प्रक्रिया नियमन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति यानी कि राज्यों से समझौता करने वाली समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब छोटी समितियां थी और उनके अध्यक्ष भी देख लेते हैं। संविधान सभा के कार्यों संबंधी समिति के अध्यक्ष थे जीवी मौलंकर। संविधान सभा के कार्यों संबंधी समिति के अध्यक्ष थे जीवी मौलंकर। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर के.एम. मुंशी। सदन समिति के अध्यक्ष थे पट्टाभी सीता रमैया। राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक बार और देख लेते हैं इसको। संविधान सभा के कार्य संबंधी समिति के अध्यक्ष थे जीवी मौलंकर। कार्य संचालन समिति के एम मुंशी। सदन समिति के पट्टाभी सीतारमैया और राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित प्रारूप समिति संविधान सभा की सबसे विशिष्ट समितियों में शामिल थी। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसमें 7 सदस्य थे, जिसकी प्रमुख जिम्मेदारी संविधान सभा का प्रारूप निर्धारित करना था। संविधान सभा में डॉक्टर अम्बेडकर का निर्वाचन बंगाल प्रांत से हुआ था, लेकिन विभाजन के कारण वह क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान में चला गया। इसीलिए डॉक्टर अम्बेडकर का पुनः निर्वाचन बम्बई से। अब प्रारूप समिति के सदस्य कौन कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष थे। उसके बाद सदस्य के रूप में एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव जो थे वो बी.एल. मित्र की जगह ली, क्योंकि उन्हें स्वास्थ्य कारणों से त्याग पत्र देना पड़ा था। बी.एल. मित्र के स्थान पर कौन है? एन माधवराव। और टी.टी. कृष्णाचारी 1948 में डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद में आए थे। तृतीय वाचन के दौरान ही अम्बेडकर द्वारा प्रस्तुत द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव पारित किया गया था। इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। प्रस्तावना को पूर्ण संविधान लागू होने यानी कि 26 जनवरी 1950 के बाद लागू किया गया। प्रस्तावना को 26 जनवरी 1950 के बाद लागू किया गया। भारत के संविधान के पिता आधुनिक मनु की संज्ञा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को दी जाती है। अब संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या जो थी वह 15 थी। कौन कौन थी? अम्मू स्वामीनाथन, दक्ष यानी बेलायुधन, बेगम एजाज रसूल, दुर्गाबाई देशमुख, हंसा मेहता, कमला चौधरी, लीला राय, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, राजकुमारी अमृता कौर, रेणुका राय, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, विजयलक्ष्मी पंडित, एनी मस्करनी। संविधान सभा का वाचन। संविधान सभा के 3 वाचन हुआ, प्रथम और द्वितीय और तृतीय। प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक, यानी कि 5 दिन चला। 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948। दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। और तृतीय वाचन जो था वो 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला। संविधान की प्रमुख विशेषता क्या है? संविधान की प्रमुख विशेषता, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। क्या है तो देखते हैं। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। संविधान के मूल पाठ को 22 भागों में विभाजित किया गया था। इसमें अब तक 4 अतिरिक्त भाग जोड़ा गया है। कौन कौन? तो 4 के भाग, 4 के क, मूल कर्तव्य, 42वां संविधान संशोधन 1976। उसके बाद 14 के क, अधिकरण, 42वां संविधान संशोधन 1976। 14 के क, 42वां संविधान संशोधन 1976। 9 के क, नगरपालिका, 74वां संविधान संशोधन 1992। और 9 के ख, सहकारी समिति 97 संविधान संशोधन अधिनियम 2011 जुड़े गए। जबकि भाग 7 पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य के एकमात्र अनुच्छेद 238 को 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 से निरसित कर दिया गया है। अतः अब कुल भागों की संख्या 25 है। कुल भागों की संख्या कितनी है? 25 है। तथापि इसे 22 भागों में ही विभाजित माना जाता है। वर्तमान भारतीय संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं। इसके व्यापक व विस्तृत होने के प्रमुख वजह भारत के भौगोलिक, ऐतिहासिक व कुछ विशेष राज्य हेतु अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान है।
अब देखेंगे कि विभिन्न स्रोतों से लिया गया, यानी कि एडॉप्ट बाय वेरियस सोर्स। संविधान के ढांचे के निर्माण को स्रोतों की दृष्टि से दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला आंतरिक स्रोत, दूसरा बाहरी स्रोत। तो संविधान का अधिकांश हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1935 से अधिकृत है। न्यायपालिका अध्यादेश कैग यानी कि सीएजी, लोक सेवा आयोग, आपात उपबंध व प्रशासनिक विवरण आदि भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। कौन कौन? न्यायपालिका अध्यादेश कैग, लोक सेवा आयोग, आपात उपबंध व प्रशासनिक विवरण आदि भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। संविधान निर्माण में अनेक देशों के उपादान भी ग्रहण किए गए हैं, जिसमें हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। भारतीय संविधान पर अन्य देशों से ग्रहण किए गए स्रोतों का विवरण निम्नलिखित है। अब देखिए ब्रिटेन से क्या लिया गया है। संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, विधि का शासन, संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति की स्थिति, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख। तो ब्रिटेन से क्या लिया गया? तो संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, विधि के शासन, संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति की स्थिति, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया, मंत्रिमंडल प्रणाली और परमाधिकार लेख। अब देखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार यानी कि मूल अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति महाभियोग और उपराष्ट्रपति के पद। अब देखेंगे कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है। तो एक सशक्त केंद्र के साथ अर्ध संघ सरकार का स्वरूप, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, कनाडा से लिया गया। शक्तियों का विभाजन कनाडा से, संघ एवं राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन कनाडा से, राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा से, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, उच्चतम न्यायालय के परामर्श न्याय निर्णय, यह भी कनाडा से लिया गया है। अब देखेंगे आयरलैंड से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा आदि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया। भी लिया गया है कहाँ से? तो आयरलैंड से। अब देखेंगे दक्षिण अफ्रीका से, संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से, राज्यसभा सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया भी दक्षिण अफ्रीका से। फ्रांस से क्या लिया गया? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत, ये फ्रांस से लिया गया है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व और गणतंत्रात्मक व्यवस्था फ्रांस से। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची का प्रावधान, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। जर्मनी के वाइमर संविधान से आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन भी जर्मनी के संविधान से लिया गया है। अब जापान से क्या लिया गया? जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। अब पूर्व सोवियत संघ यानी कि रूस से मूल कर्तव्य प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय यह रूस के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका के अधिनियम से लिया गया है। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ जो है, राज्यों के संघ की संकल्पना
ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से लिया गया, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका से राज्यों का संघ। अब समझेंगे नम्यता एवं अनम्यता का मिश्रण। भारत का संविधान न तो लचीला है और न ही कठोर, बल्कि दोनों का समन्वित रूप है। अनुच्छेद 368 के तहत दो प्रकार के संविधान संशोधन का प्रावधान है। कौन कौन? विशेष बहुमत से। पहला है विशेष बहुमत, यानी कि कुल सदस्यों के उपस्थित व मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3, यह है बहुमत। कुल सदस्यों को उपस्थित व मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3, यह विशेष बहुमत है। और दूसरा है विशेष बहुमत और कुल राज्यों के आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन। विशेष बहुमत और कुल राज्यों के आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन से संविधान संशोधन हो सकता है। इसके अलावा संविधान के कुछ प्रावधान आम विधायी प्रक्रिया की तरह संसद में सामान्य बहुमत के माध्यम से संशोधित किया जा सकता है। इसके अलावा संविधान में कुछ प्रावधान आम विधायी प्रक्रिया की तरह संसद में सामान्य बहुमत के माध्यम से संशोधित किए जा सकते हैं। अब एकल नागरिकता क्या है? सिंगल सिटीजनशिप। भारतीय संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को एकल नागरिकता प्रदान करता है। नागरिकता संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में वर्णित है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा भारतीय नागरिकता निम्नलिखित तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। कितने तरीके से? तो जन्म के द्वारा, वंश परंपरा, देशीकरण के द्वारा, देशीकरण, रजिस्ट्रेशन के द्वारा, देशीकरण के द्वारा और भूभाग के सम्मिलित के द्वारा। ये 5 तरीका है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का होता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को देखते हैं। प्रत्येक नागरिक जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है उसे धर्म, जाति, लिंग, साक्षरता अथवा संपदा के आधार पर मतदान करने से नहीं रोका जा सकता है। धर्म, जाति, लिंग, साक्षरता अथवा संपदा यानी कि संपत्ति के आधार पर मतदान करने से नहीं रोका जा सकता। वर्ष 1979 में 61वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका। भारतीय संविधान एक स्वतंत्र, एकीकृत एवं निष्पक्ष न्यायपालिका का प्रावधान करता है। भारत में न्यायिक व्यवस्था में एक क्रम पाया जाता है जिसमें शीर्ष स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान है। सबसे ऊपर है सर्वोच्च न्यायालय, उसके बाद में उच्च न्यायालय की हाई कोर्ट और अंतिम पर है जिला अधीनस्थ न्यायालय यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करने के साथ साथ संविधान का संरक्षक भी है। सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करने के साथ साथ संविधान का संरक्षक भी है। अब देखेंगे संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता समन्वय। संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता समन्वय। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से अलग है। सर्वोच्च न्यायालय एक और न्यायिक समीक्षा की शक्ति के माध्यम से असंवैधानिक कानून को अवैध घोषित कर सकता है, वहीं दूसरी ओर संसद अपने संवैधानिक शक्तियों के माध्यम से संविधान के भागों में परिवर्तन या संशोधन कर सकती है। क्या है? देखिए, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से अलग है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय एक और न्यायिक समीक्षा की शक्ति के माध्यम से असंवैधानिक कानून को अवैध घोषित कर सकती है, वहीं दूसरी ओर संसद अपनी संवैधानिक शक्ति के माध्यम से संविधान के भागों में परिवर्तन कर संशोधन कर सकती है। अब देखिए संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता से आशय है कि संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। सरकार के सभी अंगों को संविधान द्वारा निर्देशित सीमाओं के अधीन रहकर कार्य करना पड़ता है। यदि विधायिका द्वारा निर्मित कानून या राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया कोई अध्यादेश संविधान के आधारभूत ढांचे के विरुद्ध हो तो न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर सकती है। अच्छा है, यानी कि संविधान की सर्वोच्चता से आशय है कि संविधान देश का सर्वोच्च कानून है।
सरकार के सभी अंगों को संविधान द्वारा निर्देशित सीमाओं के अधीन रहकर कार्य करना पड़ता है। यदि विधायिका द्वारा निर्मित कानून या राष्ट्रपति द्वारा जारी कोई अध्यादेश संविधान के आधारभूत ढांचे का विरोध करती है तो न्यायपालिका उसे असंवैधानिक घोषित या अवैध घोषित कर सकती है। नेक्स्ट क्या है कि संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली भारतीय संविधान ब्रिटेन की तरह संसदीय शासन प्रणाली के तहत शासन संचालन करता है, जो विधायिका व कार्यपालिका के मध्य समन्वय व सहयोग पर आधारित है। विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय और सहयोग पर आधारित है। संसदीय लोकतंत्र के अंतर्गत संसद की भूमिका अहम होती है। संसदीय लोकतंत्र के अंतर्गत संसद की भूमिका अहम होती है। इसमें राष्ट्रपति व राज्यपाल जहां कार्यपालिका के नाम मात्र के प्रधान होते हैं, वहीं प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान होते हैं। यानी कि संसदीय लोकतंत्र के अंतर्गत संसद की अहम भूमिका होती है। इसमें राष्ट्रपति राज्यपाल जहां कार्यपालिका के नाम मात्र प्रधान होते हैं, वहीं प्रधानमंत्री चाहे मुख्यमंत्री चाहे मंत्रिपरिषद कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान होते हैं। तो कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान कौन होंगे? या तो प्रधानमंत्री, या तो मंत्रिपरिषद, या तो देश में रहेगा तो प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद, राज्य में रहेगा तो मुख्यमंत्री। संसदीय लोकतंत्र का आशय यह भी है कि संसद की यानी कि द्विसदनात्मक व्यवस्था में जनता द्वारा चुने प्रतिनिधियों द्वारा शासन संचालन हो। यह भी संसदीय लोकतंत्र का अर्थ होता है। अब देखेंगे मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य तथा नीति निर्देशक तत्व। संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का प्रावधान है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का प्रावधान है। इनकी संख्या 6 है। नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है। मूल कर्तव्य का मूल संविधान में कोई उल्लेख नहीं था। स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान के भाग 4 के क के रूप में इन्हें शामिल किया गया है। अब देखेंगे त्रिस्तरीय विकेंद्रीकरण व्यवस्था। त्रिस्तरीय शासन या विकेंद्रीकरण व्यवस्था शासन संचालन में सुगमता व पारदर्शिता हेतु 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से स्थानीय स्वशासन का उपबंध किया गया है। इस प्रकार केंद्र, राज्य एवं स्थानीय स्तर पर त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का उपबंध किया गया है, जो विश्व के अन्य संविधान में नहीं है। अब आपात उपबंधों के माध्यम से देश के संप्रभुता, एकता एवं अखंडता आदि को किसी भी परिस्थिति में अक्षुण्ण बनाए रखने का प्रावधान किया गया है। संविधान के भाग 18 के तहत 3 प्रकार के आपात उपबंध है। भाग 18 के तहत राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन 356, वित्तीय आपात 360। अब धर्मनिरपेक्ष राज्य 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान के प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष निरपेक्षता से तात्पर्य सरकार द्वारा ऐसी कोई नीति न अपनाए जाने से है जो किसी व्यक्ति के धर्म के आधार पर भेदभावकारी हो। अब संघात्मक संविधान किंतु एकात्मकता की ओर झुकाव। इसका मतलब क्या हुआ? संघात्मक संविधान किंतु एकात्मकता की ओर झुकाव। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को एकात्मक राज्य घोषित करता है। साथ ही भारतीय संविधान में संघात्मक प्रणाली के 3 प्रमुख लक्षण, जिनमें लिखित संविधान, सर्वोच्च व स्वतंत्र न्यायपालिका तथा केंद्र एवं इकाइयों के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन शामिल है। यानी कि यहाँ से समझेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 भारत को एकात्मक राज्य घोषित करता है। साथ ही भारतीय संविधान में संघात्मक प्रणाली के 3 प्रमुख लक्षण हैं। संघात्मक के 3 लक्षण,
सबसे पहले लिखित संविधान, सर्वोच्च व स्वतंत्र न्यायपालिका, केंद्र एवं इकाइयों के मध्य यानी केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन शामिल है को भी अपनाया गया है। अब देखेंगे भारतीय संविधान की विशेषता क्या क्या है। तो भारतीय संविधान की विशेषता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, पंथ निरपेक्ष राज्य, आपात उपबंध, स्वतंत्र निकाय, त्रिस्तरीय शासन, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, मौलिक अधिकार, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, मूल अधिकार, संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय, संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय। उसके बाद में अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति है तो विशिष्ट प्रावधान भी इसमें है। सबसे लंबा लिखित संविधान है। नम्यता एवं अनम्यता का मिश्रण भी है। ये हमारे भारतीय संविधान की विशेषता है। 26 नवंबर 1949 यानी कि 26 नवंबर भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2015 से हुई है क्योंकि यह वर्ष संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 125वें जन्मदिन के रूप में मनाया गया था। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 से इसे लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के साथ लागू किया गया था। इसीलिए 26 नवंबर का दिन संविधान के महत्व का प्रसार करने हेतु चुना गया। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा तथा 26 जनवरी 1930 के दिन प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा के कारण लिया गया है।